अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि लास्ट वीक एमआरआई की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं गया हुआ था और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं स्क्रैप की कंजम्पशन के हवाले से कि फ्यूचर में क्या होने वाला है अभी और इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है उसके अंदर, चाइना क्या करेगा स्क्रैप के हवाले से। तो ओवरऑल जो उसका अगर मैं समरी आपको बताऊँ तो स्क्रैप की जो डिमांड है वो ऐसा लगता है कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे बढ़ती ही जाएगी। जिस जिस तरह से ग्रीन स्टील की बात हो रही है कि आप आयरन और कम से कम यूज़ करें, रिसाइकलिंग की तरफ जाएं, उस तरह जो पुरानी मिल्स जो पहले आयरन और यूज़ कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता वो भी स्क्रैप की परसेंटेज बढ़ाती जा रही हैं। कुछ तो अपनी जो फर्नेसेस ब्लास्ट फर्नेसेस थी उनको कन्वर्ट करके अभी इलेक्ट्रिक आग के ऊपर जा रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी होगी। शायद अभी नहीं, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल के बाद अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी जाएगी और जो इम्पोर्टेंस दी जाएगी और जो प्राइस पे की जाएगी वो बेसिकली ग्रीन स्टील के लिए की जाएगी। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए कुछ ग्रीन स्टील के हवाले से और कुछ वैसे भी जो डायनामिक्स हैं इंडियन स्टील मार्केट के, उसके फिगर्स जो है वो बड़े सरप्राइजिंग फिगर्स हैं। इस साल के अंदर जो पहले 6 महीने का डेटा देखा गया उसके अंदर इंडिया अभी तक तकरीबन 5.5-6 मिलियन टन स्क्रैप इंपोर्ट कर चुका है पहले 6 माह में, जिसका मतलब ये है कि इस साल के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया 10 से 11 मिलियन टन स्क्रैप इंपोर्ट करेगा। अगर पाकिस्तान से इनका कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान तो जो पहले ऑलमोस्ट 3 मिलियन टन के आसपास जो है वो किया करता था स्क्रैप इम्पोर्ट, 3.5-4 के करीब किया करता था। अब वो हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो रिड्यूस होकर बेसिकली 2.5 मिलियन टन तक आ चुकी हैं अभी इस वक्त। तो इंडिया इस कदर बड़ी मार्केट स्क्रैप के हवाले से होने जा रही है और इसीलिए हम लोग अब हर महीने ही देखते हैं, हर हफ्ते ही देखते हैं कि इंडिया की डिमांड जो है वो पाकिस्तान को सरपास कर रही है। प्राइसेस जो वो पे कर पा रहे हैं, जिस किस्म की उनकी रिक्वायरमेंट है, मिल्स जिस तरीके से एक्सपैंड कर रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एक्सपैंड कर रहा है, तो नो डाउट कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की प्राइसिंग की वॉर जो है वो रहेगी और पाकिस्तान को काफ़ी बढ़ के आगे कम्पीट करना पड़ेगा स्क्रैप्स खरीदने के लिए। इसके बारे से फर्दर भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि मैं एक सेपरेटली वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर करूंगा। फिलहाल चलते हैं इस पिछले हफ्ते की मार्केट अपडेट्स की तरफ। अगर चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात की जाए तो चाइनीज़ फ्यूचर्स कुछ पॉजिटिव जोन के अंदर रहे, उसकी कुछ रीजंस हैं। पहले अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो डी बार तकरीबन 2.39% अप था, HRC 1.5% के आसपास अप था, कोक तकरीबन 2.5% के आसपास अप था, जबकि आयरन ओर के अंदर जो है वो कुछ कमी आई है, 3.27% के आसपास डाउन थे इनके फ्यूचर्स। स्पॉट प्राइसेस की बात की जाए तो जो प्राइस HRC का मूव कर रहा था पाकिस्तान के लिए बेस ग्रेड के लिए वो तकरीबन 455 से लेके 555 से लेके 570 तक मूव कर रहा था। जो लेटेस्ट प्राइसिंग अभी सुनने में आ रही है वो 560-65 की ऑफर सुनने में आ रही हैं। प्राइसेस की अगर वीक ऑन वीक कंपैरिजन किया जाए तो कदरे प्राइसेस जो है वो HRC की नीचे आई हैं लास्ट वीक के अंदर, तकरीबन $10 के आसपास कमी आई है उसके अंदर। अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी की बात की जाए तो इंतहा ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी लास्ट वीक के अंदर। जो चाइनीज़ फ्यूचर्स हैं वो भी बहुत वॉलेटाइल थे। कुछ न्यूज़ आ रही थी चाइनीज़ गवर्नमेंट की साइड से, कुछ इदारे उनके जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। पिछले हफ्ते में भी इसी किस्म की कुछ मीटिंग्स हुई हैं जो कि जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है वो शामिल थी, बैंक ऑफ चाइना था, जो उनकी रिफॉर्म्स की एसोसिएशन है वो शामिल थी, जो कि अपनी इकोनॉमी को वापस खड़ा करने के लिए हर जो पॉसिबल कदम होगा वो उठा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी उनकी जो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज है उसके ऊपर हमने उस किस्म का असर नहीं देखा जिस किस्म के स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रही है। या तो पब्लिक को ट्रस्ट नहीं रहा, और एक और फैक्टर ये भी है कि चाइनीज़ जो पब्लिक है उसके जहन में ये है कि जो रियल एस्टेट का वापस रिवैम्प होना है या मार्केट रिकवर होनी है उसके अंदर इतनी तेज़ी से नहीं होगा सारा कुछ, उसके अंदर काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है रियल एस्टेट कंपनीज वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल के अंदर हैं, तो ये इतना फास्ट प्रोसेस नहीं होगा। खैर गवर्नमेंट जो है वो मुसलसल कोशिश किए चले जा रही है और होपफुली कामयाब भी होगी एट द एंड। तो चाइनीज़ मार्केट जो है वो स्टेबल नज़र आई, कोई ख़ास चेंजेस नज़र नहीं आया। रीबार भी स्टेबल था, बिलेट्स भी स्टेबल थे वहाँ पर, बट आगे का जो निकास है माल का, फिनिश की जो सेल्स है वो बेसिकली इसके अंदर हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बावजूद किसी किस्म की बेहतरी नज़र नहीं आई। आयरन ओर की जो प्राइसेस हैं वो लास्ट वीक के अंदर कुछ ऊपर गई हैं। अभी आयरन ओर इस वक्त ट्रेड हो रहा है $116 के आसपास, जो कि 4 से 5% के करीब जो है वो इंक्रीज़ है लास्ट वीक के अंदर। उसकी मेन वजह ये है कि जो पोर्ट पे इन्वेंट्रीज हैं आयरन ओर की वो बेसिकली ऐसे ऐसे कम हो रही हैं क्योंकि रीस्टॉक नहीं किया मिल्स ने, प्राइसेस वॉलेटाइल थी इस वजह से, तो उसके ऊपर कुछ असर हमें लास्ट वीक के अंदर नजर आया। कुकिंग कोल का भी इसी तरीके से $262 के ऊपर FOB प्राइस आ रहा था, जो कि तकरीबन $3-4 के करीब इंक्रीमेंट है। वीक ऑन वीक अगर 2 हफ्ते से कंपैरिजन किया जाए तो तकरीबन $10 के करीब इंक्रीमेंट आया है कुकिंग कोल के ऊपर। बाकी रीजन्स को अगर देखें, वियतनाम के अंदर काफ़ी मंदा था, उसी किस्म का सिचुएशन चल रही है, स्लगिशनेस है मार्केट के अंदर। कुछ एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर जो है वियतनाम के अंदर उन्होंने अपनी रेबा की प्राइसेस भी कम किए हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया है।
बट मूविंग फॉरवर्ड एक और बड़ी मिल है जो कि अब शटडाउन के ऊपर जा रही है वियतनाम के अंदर, और 2-3 महीने का उनका शटडाउन रहेगा, और बेसिकली वो लॉन्ग प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, प्राइसेस भी स्टेबल होंगे और जो सप्लाई साइड है वो भी थोड़ी सी श्रिंक होगी, जिसकी वजह से हालात थोड़े से बेहतर हो सकते हैं वियतनाम मार्केट के अंदर, जिसका काफ़ी अच्छे से इंतजार है। जापान की बात की जाए तो वहाँ पर टोक्यो स्टील और बाकी कुछ मिल्स ने अपने प्राइसेस डोमेस्टिक बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से जापान के जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी असर आया है। तकरीबन 4 से 5 डॉलर का इंक्रीमेंट ओवरऑल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो बेसिकली साउथ कोरिया है वो उनका फोकस जापानीज़ इंपोर्ट के ऊपर से हटा है। साउथ कोरियन जो मिल्स हैं वो लोकल डोमेस्टिक काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप की जो है वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, और उसी के ऊपर उनका फोकस है, क्योंकि प्राइसेस कदरे बेहतर हैं और जब तक उनको लोकल मार्केट से माल मिल रहा है वो इंपोर्ट की तरफ शायद नहीं आएंगे। और ओवरऑल अगर साउथ कोरिया की बात की जाए तो वहाँ पे भी 4 से 5 डॉलर का इंक्रीमेंट आया है। ताइवान की अगर बात करें तो वहाँ पर भी तकरीबन 4 से 5 डॉलर जो है वो बेहतरी आई है स्क्रैप की प्राइसेस के अंदर जो मिल्स पे कर रही हैं। बट एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पर उन्होंने अपने रीबार्स के ऊपर और बिलेट्स की प्राइस के ऊपर पास ऑन कर दिया ऑलरेडी। 5 डॉलर जिस तरह से वहाँ पर बढ़े हैं उसी तरह स्क्रैप को उन्होंने बढ़ाया है, जिसका मतलब है कि उनके मार्जिन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं और एक हेल्दी मार्केट जो है वो वहाँ पर नज़र आ रही है। टर्की की बात की जाए तो वहाँ पर प्राइसेस कुछ ऊपर चले गए हैं, तकरीबन 2.5 से 3 डॉलर के करीब वीक ऑन वीक कहेंगे कि ऊपर गए हैं। जो लास्ट डील्स हुई हैं टर्की के अंदर वो USHMS तकरीबन 374 डॉलर के ऊपर 374 पे हुआ, 394 पे शेड का काम हुआ। जबकि अगर यूरोप की बात की जाए तो वहाँ पर 369 370 पे कुछ HMS की डील्स हुई हैं, जबकि जो श्रेड और बोनस था वो 395 के लगभग डील हुआ है। तो दोनों रीजन्स के अंदर जो है तकरीबन 2.5 डॉलर के आसपास जो है वो वीक ऑन वीक इंक्रीमेंट आया है। टर्किश मिल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पैनिक है, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर उन्होंने अनाउंस किया कि इंटरेस्ट रेट उन्होंने अपना जो है वो बढ़ा दिया है। पहले 17.5% जो इंटरेस्ट रेट वो करता था 25% है, यानी कि तकरीबन 7.5% के करीब इजाफा हुआ, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंस कॉस्ट वगैरह सब चीज़ें ऊपर चली जाएगी। बट जो करेंसी के ऊपर उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया इमीडिएट, वो ये आया कि उनकी करेंसी तकरीबन 5 से 6% एप्रिशिएट की, जो कि एक पैनिक की वजह से हुई इनिशियली। आहिस्ता आहिस्ता जो एप्रिसिएशन थी वो बेसिकली कूल डाउन होकर वापस 2.5% के करीब उनकी करेंसी अप्रिशिएट की है, जिसकी वजह से वो इस पोजीशन में आए कि प्राइसेस ज़्यादा पे कर सकें स्क्रैप के लिए और स्क्रैप खरीद सकें बेसिकली। बट ये तो था एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, जिसकी वजह से एक पैनिक भी हुआ और लोगों ने बढ़ के जो है वो माल खरीद लिया वहाँ पर। बट आगे के जो आसार नज़र आ रहे हैं, हमेशा इसी तरह होता है कि पैनिक बाइंग होती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, बट इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। माहिरीन ये कहते हैं कि फाइनेंस कॉस्ट वहाँ पर बढ़ने की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। जो वहाँ पर कंज्यूमर है जिसने घर खरीदने हैं उनके लिए फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल जो है वो इनकी इकोनॉमी डैम्पन होगी, स्लो होगी, जिसकी वजह से ये असरात घूम फिर के वापस फिर स्टील मिल्स के ऊपर ही आएंगे, उनकी सेल्स के अंदर कदरी कमी आएगी। तो अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगले 10-15 दिन के अंदर हमें ये आसार नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और इसी वजह से एक्सपेक्टेशन है कि टर्की की प्राइसेस शायद बहुत ज़्यादा ऊपर ना जा सकें और कहीं ना कहीं यहाँ पर दरमियान में स्टेबल हो जाएं, और हालात जो हैं वापस तेज़ी से हटकर जो है वो एक रेंज बाउंड हालात के ऊपर मार्केट वापस आ जाएगी, और करंटली सभी को रेंज बाउंड ही बेसिकली लग रही है। अगर रीबार्स की बात करें तो वहाँ पर 5 डॉलर के आसपास जो है वो बेहतरी आई है एक्सपोर्ट्स के अंदर। रीबार के प्राइस अभी इस वक्त जो चल रहा है वो 570 से 575 के 565 से 575 समझे FOB प्राइसेस अभी इस वक्त रीबार की आ रही हैं। अगर डोमेस्टिक बात की जाए तो 590 से 95 के करीब एक्सपोर्ट्स प्राइसेस आ रहे हैं, जिसके अंदर 10 डॉलर का इजाफा लास्ट वीक के अंदर हुआ है, क्योंकि लोकल जो स्टॉकिस्ट हैं बेसिकली उन्होंने भाग दौड़ के माल पकड़ने की कोशिश की है। बट जो उन्होंने ऑलरेडी माल ख़रीदा हुआ है पिछले दिनों के अंदर, आज से एक हफ़्ता पहले, उसके ऊपर किस किस्म के उनको लॉसेस होंगे, क्योंकि करेंसी तो उनकी बेसिकली अप्रिशिएट कर गई, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो कम हो गई। ये भी अगले हफ्ते के अंदर हमें पता चलेगा। रीबार और स्क्रैप का जो स्प्रेड चलता है टर्की का, वो बेसिकली उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, मार्जिन में थोड़ी सी कम बेहतरी आई है, तकरीबन 2 डॉलर के आसपास 2-2.5 डॉलर बढ़े हैं उनके, और अभी आज अपना जो स्प्रेड चल रहा है वो 96 डॉलर के आसपास चल रहा है। ईरान की बात की जाए तो वहाँ पर भी तकरीबन 5 से 10 डॉलर की बेहतरी आई है बिलेट्स की प्राइसेस के अंदर, और 475 FOB की प्राइस आ रही है। रशिया के HRC स्टेबल है, टर्की को भी स्टेबल ऑफर्स आ रही हैं, बट बहुत ज़्यादा काम देखने में नहीं आया। यूरोप की बात की जाए तो यूरोप के अंदर डोमेस्टिक जो सेल्स हैं लॉन्ग्स प्रोडक्ट्स की, वो सब मिल्स अभी तक डिस्टर्ब्ड हैं, स्लगिशनेस है अपनी जगह पर, ख्वाह वो पोलैंड हो, जर्मनी हो, कहीं पर भी हमने बढ़ के कोई बात नहीं सुनी। अब छुट्टी से वापस आ चुके हैं, अब आगे का ट्रेंड देखना है कि किस तरफ मार्केट जाती है। बट टाइम बिंग मिल्स पुश कर रही हैं, बट एक्सेप्टेंस नहीं आ रही हायर प्राइसेस के ऊपर। जो स्टैंडर्ड की ऑफर्स थी यूरोप से वो तकरीबन 5 डॉलर के आसपास बढ़ी हैं, पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी, कंटेनराइज भी। और दूसरी तरफ जो डॉक्स के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ चुके हैं, तकरीबन 8-10 यूरो के आसपास उसके अंदर बेहतरी आई है अभी जब से टर्की ने बुकिंग्स करना शुरू की हैं और टर्की में रीस्टॉकिंग हो रही है। तो अब अगले हफ्ते में देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है, क्या ये प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, चल जाते ही रहते हैं, या फिर कहीं पर जाके स्टेबल होते हैं। अमेरिका के अंदर भी पिछले 2-3 हफ्ते से हम इंक्रीमेंट देख रहे हैं प्राइसेस के अंदर।
प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी माल की कम है, प्रोसेसिंग कम हो रही है, इनफ्लोज कम है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उनकी डोमेस्टिक मार्केट भी अच्छी है, अच्छी बाइंग आ रही है वहाँ से। और जब से टर्की ने अब ज्वाइन की है पार्टी लास्ट वीक से, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि प्राइसेस फर्दर अभी इंक्रीज़ करेंगे। सेकेंडली एक और बात जो मैंने पिछले हफ्ते में देखी कॉन्फ्रेंस के अंदर कि यूएस के हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। जो मेड इन अमेरिका का उनका एक टारगेट है, बेसिकली इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ड्यूटीज़ लगाती रहेगी इंपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से लोकल डोमेस्टिक मिल्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और इन फ्यूचर शायद डोमेस्टिक डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि एक्सपोर्ट के अंदर क्वान्टिटीज़ कम होना शुरू हो जाए यूएस की। तो ये भी एक बड़ा एक मेजर डायनामिक चेंज होगा मार्केट के अंदर, जो हमें नज़र आएगा अगले 2-3 साल के अंदर। बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर भी मार्केट स्लो है, तकरीबन 500 से 1000 बांग्लादेशी टाका जो है वो प्राइस नीचे आई है रीबार की भी लास्ट वीक के अंदर। इसी वजह से स्क्रैप की इंपोर्ट के ऊपर भी कोई ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं है उनकी। तकरीबन मार्केट्स ओवरऑल स्टेबल ही चल रही हैं, जो ऑफर्स आ रही हैं और जो बाइंग हो रही है वो स्लो है काफ़ी। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी थी लास्ट वीक के अंदर, उनकी जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई हैं। अगर स्पॉन्ज आयरन की बात की जाए तो 800 से 1000 रुपये स्पॉन्ज आयरन बढ़ गया। बाकी रॉ मटेरियल स्क्रैप वगैरह उसके अंदर भी 600 रुपये के आसपास, 600-700 रुपये बढ़े हैं लास्ट वीक के अंदर। HRC की प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है इंडिया में कि वो बढ़ाएंगे तकरीबन $10 के आसपास कमिंग मंथ के अंदर, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट से भी डिमांड अच्छी आ रही है। तो होपफुली ये चीज़ें अभी पॉजिटिव ही रहेंगी इंडिया के अंदर। हाँ, और जो एक और चीज़ इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो उनकी एजेंसी है स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करने की, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बेसिकली उन्होंने जो रिन्यू करने हैं मिल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई देयर फिनिश प्रोडक्ट्स टू इंडिया, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिले आ रहा है उसके अंदर। तो हो सकता है कि दिस वन ऑफ द टैक्टिक के वो लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि डंपिंग बाहर से ना हो, क्योंकि लोकल मिल्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो रही हैं अभी डोमेस्टिक मिल्स के ऊपर भी। जब इंटरनेशनल मार्केट स्लो होती है तो डोमेस्टिक उनको माल बेचना पड़ता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए अभी वहाँ से भी इस किस्म की एक डिले टैक्टिक्स के साथ सपोर्ट मिल रही है इंडियन कस्टमर्स को। तो होपफुली इंडिया से जो बाइंग है स्क्रैप की वो भी कंटिन्यू रहेगी, अच्छे लेवल पे रहेगी, और रीस्टॉकिंग अभी फ़िलहाल और भी होनी है वहाँ पर। अब करते हैं पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ज़्यादा मेजर न्यूज़ थी लास्ट वीक के अंदर वो ये था कि हमारा पाक रुपी जो रिकॉर्ड लो पे चला गया है अभी इस वक्त, डेप्रिशिएट होकर तकरीबन 302 के आसपास जो है वो टच कर लिया है इसने। 2-2.5% की डेप्रिसिएशन हुई है लास्ट वीक के अंदर, जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाने चाहिए थे। इंपोर्ट के ऊपर भी असर आना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली कोई इंपोर्ट के ऊपर असर नहीं आया। कस्टमर्स अभी भी रीस्टॉक करने के लिए तैयार हैं। उसकी मेजर रीज़न ये है कि यहाँ पर रीबार्स की प्राइसेस अभी लास्ट वीक के अंदर भी 7 से 8 हज़ार रुपये, तकरीबन 10,000 रुपये भी कुछ लोगों ने बढ़ाए हैं प्राइसेस अपने, सिर्फ इस चीज़ को कवर करने के लिए जो करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही है, जो हायर इनपुट कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए बढ़ा रहे हैं। और उसकी वजह से पैनिक है मार्केट के अंदर और डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। कस्टमर्स माल लेने को तैयार हैं, प्राइस बढ़ती जा रही है और माल बिकता चला जा रहा है। एज ऑफ नाउ ये सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से स्टील मिल्स अभी भी हेल्दी तरीके से जो है वो काम कर पा रहे हैं, इंपोर्ट के ऑर्डर्स कर पा रहे हैं और सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं अभी रेगुलरली। अगर शेड की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो शेड का काम हुआ वो अराउंड 433-35 के करीब होता रहा है लास्ट वीक के अंदर। अभी भी जो ऑफर्स हैं वो तकरीबन 435 के लगभग मोस्टली ऑफर्स नज़र आ रही हैं। कुछ ऑफर्स हायर साइड पर भी हैं, कुछ लोअर साइड पर भी हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द सेलर। तो टाइम बीइंग फ़िलहाल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट मार्केट स्टेबल है, आगे बाइंग रहेगी। सेल्स की भी हैं लोगों ने। अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि जिसके पास जितना स्क्रैप है वो उसी हिसाब से अपनी सेल्स कर रहा है। सेल्स ज़्यादा है, स्क्रैप की अवेलेबिलिटी कम है, तो उसको रीस्टॉक करने के लिए लोग अभी इस वक्त अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो अभी तक के लिए यही अपडेट्स थी और फर्दर मैं हाजिर होऊंगा फर्दर अपडेट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।